जो अपन ने जो जो इस क्वालिटी एनालिसिस वाले में अपन ने पढ़ लिया था कि लास्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ लिया था कि इसमें क्वांटिटिव एनालिसिस, क्वालिटी पढ़ लिया, क्वालिटी एनालिसिस पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे क्वांटिटिव, कि भाई जैसे लास्ट क्लास में हमने ये टेस्ट करना था कि कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट है नहीं है। आज वाली क्लास में अपन ये पता करेंगे कि कितना प्रेजेंट है, अमाउंट निकालेंगे फिर किसी कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है। जैसे अब इसके क्वेश्चन से आपको देखना है, क्वेश्चन तो जस्ट मोल के लाइक होते हैं। कैसे जैसे होते हैं बेटा, मोल के लाइक। जैसे आपको कहा कार्बन और हाइड्रोजन का पता करो, कार्बन और जो कार्बन और हाइड्रोजन का पता करने के लिए अपने पास क्या होगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बेटा? इधर से हम एयर को पास आउट करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, और जलाते हैं तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें होंगी। मैं नहीं कहता कार्बन हाइड्रोजन है, और भी कुछ होगा, लेकिन जलाते समय जितना कार्बन है वो सारा का सारा CO2 में कन्वर्ट होना चाहिए, और जितना हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए? H2O में। आपको क्या हो सकता है सर माड़ा मोटा एक आधा कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में हो गया, तो आप तो CO2 में नहीं हुआ, जलते समय हो गया गड़बड़। तो मैंने कहा मैंने यहाँ कॉपर ऑक्साइड की क्या लगा रखी है, पैलेट्स लगा रखी है, और ये गैस इधर से निकलेंगी। तो जे कोई कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो उसको भी ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? CO2 में, ताकि इसके अंदर जितना कार्बन है वो सब किसमें कन्वर्ट हो गया? CO2 में। फिर ये जो गैस है मैं इसको इधर से पास आउट करता हूँ कैल्शियम क्लोराइड से, और जब कैल्शियम क्लोराइड से पास करेगी तो इसके अंदर पानी भी होगा, H2O भी होगा, CO2 भी होगी, और भी फर्दर गैसेज होंगी। कैल्शियम क्लोराइड पानी को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? पानी को। तो सारे सारे पानी को कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जो यहां से गैस निकलेगी, इस गैस में पानी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फिर इस गैस को मैं क्या करता हूँ, KOH, कोई भी बेस ले सकते हो आप, NaOH ले सकते हो, KOH के सॉल्यूशन या NaOH के सॉल्यूशन से पास आउट कराता हूँ, और ये CO2 को एब्जॉर्ब कर देगा। किसको एब्जॉर्ब कर देगा? तो जब ये गैस यहाँ बाहर निकलेगी तो उसके अंदर CO2 नहीं होगी। अब मुझे पता है एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले इसका वजन W1 था, कैल्शियम क्लोराइड का। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद इसका वजन W2 है। तो मुझे बताओ W2 और W1 का जो डिफरेंस होगा क्या वो पानी का वजन होगा? अरे बोलो भाई, कैल्शियम क्लोराइड का वजन मैंने नाप लिया एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले, एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद नाप लिया, दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? पानी का वजन। चमका गया। फिर यहां से जो आपके पास गैस निकली उसे मैंने KOH से पास आउट किया। KOH में एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले वजन W3 था, एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद W4 था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या तुम्हें लगता है कि ये वजन है KOH का? सॉरी KOH क्या, CO2 का? अरे बोलो, क्योंकि इसका वजन तभी बढ़ा हुआ जितने CO2 एब्जॉर्ब की। तो हमने क्वेश्चन में से लिखा आता है कि कैल्शियम क्लोराइड का वजन 10 ग्राम से बढ़ गया, मतलब पानी 10 ग्राम है। यह कैल्शियम क्लोराइड का इनिशियल वजन 20 ग्राम है, फाइनल वजन 40 ग्राम है, तो पानी कितना हो गया? 20 ग्राम। इसी तरह से KOH के लिए होगा। क्या समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट? अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन देखो। फॉर्मूले को नॉर्मली कुछ याद नहीं करना। ये कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिक है जिसका वजन है 0.246 ग्राम। वजन कितना है बेटा? 0.246 ग्राम। आपने कहा ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वजन है 0.246 ग्राम। इसको इधर मिटा लेते हैं, एक सेकेंड, तो जगह बनाते हैं। जो बेटा अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है बेटा? जिसका वजन है बेटा 0.246 ग्राम। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से जितना कार्बन था उसे CO2, जितना हाइड्रोजन था उसको H2O में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है उसने? और हमें कहा CO2 है वो है 0.198 ग्राम। अपन ने कहा ठीक है 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। तो क्या ये वेट ऑफ CO2 आ गया? इसी तरह हमें वेट ऑफ H2O दिया है 0.10, तो अपने 0.10 लिख लिया, आगे नहीं लिखा है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? दोनों का वजन दिया है। अगर मुझे CO2 का वजन दिया है तो क्या मैं CO2 के मोल निकाल सकता हूँ? 0.2 डिवाइड बाई 44। तो आपको एक चीज पढ़ाई थी, याद हो तो, अगर मैं कहूं 5 मोल H2SO4 है, तो बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने मोल है? 2 नहीं 10। एक में 2 है तो 5 में कितना है? 10। सल्फर कितना है? 5। और ऑक्सीजन कितना है? 20। अगर मैं तुम्हें कहूं कि आपके पास 20 मोल H3PO4 है, तो हाइड्रोजन कितने मोल है? 60। फॉस्फोरस 20, ऑक्सीजन है 80। क्या हमने ये मोल में पढ़ा है? ये जो नोटंकी की थी बस वही तो है। मैं कहता हूं ये CO2 के मोल है, तो बताओ कार्बन के मोल कितने होंगे? इतने ही होंगे। एक CO2 में एक कार्बन, तो इतने मोल में भी इतने मोल, वजन नहीं मोल। तो क्या कार्बन के मोल आ गए? और जे कार्बन के मोल आ गए तो कार्बन का वेट आ जाएगा। कैसे आएगा भाई कार्बन का वेट? वेट ऑफ कार्बन कैसे आएगा कि सर मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास से। तो 0.2 इंटू 44 इंटू 12। तो क्या कार्बन का वजन आ गया?
सेम कहानी, आपको H2O का मोल दिया है, वेट दिया है, तो क्या H2O का मोल आ जाएगा, और H2O का मोल आ जाएगा तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का मोल आ जाएगा क्या, कितना आएगा, दुगना। तो क्या आपको हाइड्रोजन का मोल आ गया, तो क्या हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से कि 1 से, 1 से क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, H2 थोड़ी है, कि यहाँ तो H2 था, कि यहाँ होगा, आपने तो H के मोल निकाले, किसके मोल निकाले, क्योंकि आपने कहा 2 हाइड्रोजन एटम है, मोलिक्यूल तो एक ही है, तो आपने H के मोल निकाले, तो मोलर मास भी H का ही लोगे, तो एक ही बात है। तो क्या आपको वेट आ गया। अब मैंने कहा आपके एग्जाम में बेटा 100 में से 20 नंबर आए, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, 20/100 इंटू 100। अरे बोलो 40 में से 10 नंबर आए तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, 10/40 इंटू 100। तो मैं कहता हूं बेटा आपके पास इधर कार्बन का वजन इतना है, हाइड्रोजन का वजन इतना, और आपको पता जितना कार्बन है वो सारा इसमें था। भाई यहाँ पे मोल तो कंजर्व नहीं होता, लेकिन वेट तो होता है। तो मैंने कहा जितना वेट यहाँ कार्बन का है वो सारा का सारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, और सारा का सारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, तो परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन क्या आएगा, वेट ऑफ कार्बन, जो मैं यहां से निकाल लूंगा। और टोटल इसका वजन मुझे गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटू 100। अरे बोलो मुझसे वेट, परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन पूछेगा, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन जितना यहाँ हाइड्रोजन वो सारा यहीं से है, तो इसका वजन इंटू 100। अरे बोलो अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने परसेंटेज कार्बन निकाल लिया तो 100 में से माइनस कर दो, हाइड्रोजन का सीधा ही आ जाएगा। अरे बोलो हो सकता है ना ऐसा, फिर क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, हाइड्रोकार्बन थोड़ी बोला है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दो ही होते हैं, तो जितना कार्बन का आ गया बचा हुआ सारा हाइड्रोजन का है, लेकिन इसे तो कहा ही नहीं कि हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है कुछ और हो, इसलिए दोनों का निकाला, इसलिए दोनों का। तो क्या ये सबको समझ में आ गया, न्यूमेरिकल मोल का क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। चलो जी नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन। किसका एस्टिमेशन है बेटा, कि नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है, और नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के दो मेथड है। तो पहले दोनों मेथड याद होनी चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के मेथड कौन है, डूमा और केजडाल। अरे बोलो डूमा मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझो, ये कहता है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है बेटा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर ऑक्साइड डालो, क्या डालो, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर ऑक्साइड डालोगे तो कार्बन है वो CO2 में जाएगा, कार्बन का टेस्ट है ये, हाइड्रोजन H2 में जाएगा, और सारा नाइट्रोजन N2 में जाएगा, किस में जाएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन होगा वो N2 की फॉर्म में रिलीज होगा, किसकी फॉर्म में रिलीज होगा, कि बाकी बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं, बाकी से मुझे कोई लेना देना, सारा का सारा नाइट्रोजन N2 में जाना चाहिए, किस CO2 H2 बनता है ना, कौन पूछ रहा है, पर नाइट्रोजन किस में जाना चाहिए, N2 में। कई बार क्या होता है कि एक आधा माड़ा मोटा नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, उसे हटाने के लिए हम इसे कॉपर के वायर के ऊपर से निकालते हैं, किसके ऊपर से निकालते हैं, कॉपर गेज, कॉपर गेज मतलब कॉपर की वायर से होती है, उसके ऊपर से निकालते हैं, और ऊपर से निकालने से नाइट्रोजन ऑक्साइड वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, N2 में। तो क्वेश्चन आता है डूमा मेथड में एस्टिमेशन में हम नाइट्रोजन को किस फॉर्म में रिलीज करवाते हैं, N2 की फॉर्म में, और जो माड़ी मोटी NO बनी तो क्या करते हैं, कॉपर गेज का यूज करते हैं। तो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारा का सारा किसमें जाएगा, N2 में। अरे बोलो ये कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, ये इसका एक्सपेरिमेंट है, इधर से हम लाते हैं, इधर से कर कर आगे नोटन किया है, और यहाँ पे हम नाइट्रोजन को इकट्ठी करते हैं, कहाँ पे इकट्ठी करते हैं, यहाँ पे। अरे बोलो समझ में आ गया। बाकी एक्सपेरिमेंट से कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिकल करना है, क्या करना है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है कि डूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन, जो डूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन है, एक बार मैं इधर से मिटा लेता हूं, इस ऐसे क्यों मिटाऊं, जैसे मिटा लेते हैं, इसको क्यों साफ करें। एनसीईआरटी वाले तरीके से सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है, इन्होंने फॉर्मूला बेस किया है, फॉर्मूला बेस नहीं होता है बेटा सब कुछ, है ना। कहता है ड्यूमा मेथड एस्टिमेशन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कहा ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका वजन दिया 0.3 ग्राम। कह रहा है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी नाइट्रोजन थी वो N2 में कन्वर्ट कर दी। साथ में कहता है इस नाइट्रोजन गैस का प्रेशर मतलब जो टोटल प्रेशर है वो है 715 mm ऑफ Hg होता है। वॉल्यूम कितने दिए बेटा, 50 ml, और टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन। तो बताओ इसमें कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, तो उसके लिए तो नाइट्रोजन का वेट चाहिए। अब देखो इसने 715 mm तो दिया, साथ में एक चीज और लिखी है, एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन इज 15 mm। किस ये क्या फफूंद है, ये फफूंद क्या है बेटा, देखो ध्यान से, क्यों देखो बेटा मैंने नाइट्रोजन को यहाँ इकट्ठा किया, तो मैं तो कोई बैरोमीटर लगा के तो निकालूंगा प्रेशर कितना है,
तो वो बैरोमीटर इस नाइट्रोजन का तो प्रेशर निकालेगा, साथ में किसी एक्वस लेयर के ऊपर है, उस एक्वस लेयर का टेंशन भी नाप देगा। वो ये थोड़ी देखेगा कि अंदर कौन कौन है, जितना टोटल प्रेशर उसे एज्यूम कर देगा। अब तुम जो वेट नापने वाली मशीन उस पर तुम खड़े हुए, साथ में तुमने किसी और को भी खड़ा कर लिया, तो मशीन ये थोड़ी कहेगी तेरा इतना, इसका इतना, वो तो टोटल बता देगी। अब तुम 3-4 किलो खा के चढ़ जाओ, तो ये थोड़ी मशीन कहेगी कि तेरा वजन तो 60 किलो है, बाकी 4 किलो तो तेरा रोटी चल रखी है उसका है। उसे इस बात से कोई मतलब है? वो तो सारे नापेगी जितना उसके ऊपर वजन है। इस बात से नहीं कि मैंने तो आज ज्यादा 2 समोसे ज्यादा खा लिए इसलिए मेरा वजन ज्यादा आ रहा है, मशीन इस बात को नहीं मानेगा। तो सेम कहानी, मशीन तो इसका भी नाप देगी, इसका भी नाप देगी। तो क्या ये जो मशीन नापेगी क्या वो नाइट्रोजन का अकेले का प्रेशर है? नहीं, वो दोनों का सम है। कि सर मैं नादान मूर्ख बच्चा, मैं कैसे जानूं कि मशीन ने नापा है कि नहीं नापा? एग्जामिनर लिख के दे एक्वस टेंशन इतनी, तो समझ जाना पानी का नापा है, और ना लिख के दे तो समझ जाना नहीं नापा। अरे बोलो, ये लाइन ना लिखी होती तो ये 715 mm किसका प्रेशर होता? नाइट्रोजन का। और लिखी है तो मतलब नाइट्रोजन का नहीं है, दोनों का सम है। तो नाइट्रोजन का अकेले का कितना है? हो गया खत्म कहानी, काय को लड़ाई करनी। सम का क्या दे तो ठीक, ना दे तो सब नाइट्रोजन का। अब हमारे पास बेटा हमने एक चीज इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और एन का मतलब डब्ल्यू एम ए आर टी। प्रेशर कितना? 700 mm, लेकिन अपने फॉर्मूले में तो एटीएम रखना होता है, तो एटीएम में कैसे कन्वर्ट करें? उसी का डिवाइड कर दो। तो किससे डिवाइड करना है? 760 से। तो 700 में किसका डिवाइड कर दिया? 760 का। किस में आ गया? एटीएम में। वॉल्यूम 50 ml दिए, ml को किस में कन्वर्ट कर दिया? लीटर में। वेट हमें पता नहीं, अब बताओ मोलर मास क्या लूंगा? 28 की 14, क्योंकि N2 है। तो 28 इंटू आर की वैल्यू 1/12 है, टेम्परेचर है 300। तो क्या यहाँ से नाइट्रोजन का वेट आ जाएगा? किसने? तो N2 का वेट है। और किसी का वेट हो, वेट तो कंजर होता है ना, N का वेट, टोटल N का वेट, टोटल N2 का वेट सेम ही तो होगा। अरे बोलो भाई, मैंने कहा 20 ग्राम N2 या 20 ग्राम N, एक ही तो बात है, वजन तो सेम ही रहेगा ना। वजन में कोई फर्क थोड़ी, मैं ये कहूँ 20 किलो लोहा 20 किलो लकड़ी, दोनों का वजन अलग अलग थोड़ी आएगा, सेम ही आएगा। 20 ग्राम तो मतलब 20 ग्राम। अरे बोलो, तो 20 ग्राम है कितना है बेटा? 20 ग्राम नाइट्रोजन है। 20 ग्राम क्या है? और जितनी नाइट्रोजन इधर है सारी की सारी इधर होगी, तो परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगा? वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। क्या समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन तो है। बस क्वेश्चन क्या है कि डुमा मेथड में सारी एस्टिमेशन करते समय सारी नाइट्रोजन किस में होनी चाहिए? N2 में। खत्म कहानी, आगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है केसडाल मेथड। क्या है बेटा? केसडाल मेथड क्या कहता है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। जितनी नाइट्रोजन इसके अंदर है, जितनी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में रिलीज होनी चाहिए। किसकी फॉर्म में रिलीज होनी चाहिए? और फिर आगे उसको उसमें बेस डालते हैं। क्या डालते हैं? और उससे सारी की सारी नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अमोनिया। तो हमें नेक्स्ट पूछता है कि सारी नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करना है? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट करना है? अमोनिया में। या फिर पूछे कि हमने डाला क्या था कि कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं जिससे सारा नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट बनता है, और ये अमोनिया सल्फेट किस में चला जाता है बेटा? अमोनिया में, बेस डालने पर। अरे बोलो, तो नेट किस में कन्वर्ट किया? सारा नाइट्रोजन है अमोनिया। अरे बोलो, तो बस तो हो गया काम। आगे तो न्यूमेरिकल, आगे तो क्या है? न्यूमेरिकल। कहता है कि ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन केसडाल मेथड, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि भाई आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपने कहा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा आपके पास में, इसका वजन कितना है बेटा? 0.5 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर दिया, इसमें जितना नाइट्रोजन था सब अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अरे बोलो, और सारा नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। फिर कहता है ये अमोनिया है, ये इतनी अमोनिया है, ये सफिशिएंट है 1 मोलर H2SO4, 1 मोलर है, और उसके 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी अमोनिया रिलीज हुई है ये सफिशिएंट है। किसके लिए? क्लियर है? तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सफिशिएंट है। तो आपने कहा अच्छा इसको सफिशिएंट है, तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन तभी होता है जब ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी क्या होती है? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है? 1। एन फैक्टर H2SO4 का कितना होता है? 2। वॉल्यूम कितने? 10 ml। ml का मतलब 10 की पावर -3।
सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा? और आपको पता है जितना ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का है उतना ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया का है, क्योंकि तभी तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? 0.02। अब ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो आपको पता है इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? मोल इंटू एन फैक्टर। और आपको पता है अमोनिया एक बेस है, तो या तो OH माइनस दे या H प्लस ले, तो OH माइनस तो देने की इसकी श्रद्धा है नहीं, तो कितने H प्लस ले सकता है ये? एक। तो एन फैक्टर भी कितना हुआ? एक। और एन फैक्टर एक हुआ तो इसके मोल भी कितने आएंगे बेटा? 0.02। ये अमोनिया के मोल है। किसके मोल है? तो मुझे बताओ नाइट्रोजन के मोल भी यही होंगे क्या? क्योंकि एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन। और जो नाइट्रोजन के मोल आ गए तो क्या वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा? क्या करना होगा? कितने से मल्टीप्लाई करना है? 28 की 14 से। तो क्या वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया? और जब वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया तो परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100। समझा क्या? अब इस केजडाल मेथड का ड्रॉबैक भी है। क्या है बेटा? वो ड्रॉबैक कहां पर है पता नहीं, ये रहा। ये केजडाल मेथड है, ये एप्लीकेबल नहीं है बेटा। किन के लिए? ये नाइट्रोजन नहीं पता कर सकता अगर नाइट्रो ग्रुप हुआ। कौन सा ग्रुप हुआ? या एजो ग्रुप हुआ, या नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ रिंग में। नाइट्रोजन किसमें प्रेजेंट हुआ? जैसे मैं तुम्हें कहूं क्या इस वाला कंपाउंड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन किस फॉर्म में? NO2 किस फॉर्म में? क्या डाइजोनियम फॉर्म में एस्टिमेशन हो सकता है क्या? नहीं। एजो फॉर्म का भी क्या इस कंपाउंड का हो सकता है क्या? क्योंकि रिंग में। किसमें? क्या इस कंपाउंड का एस्टिमेशन हो सकता है क्या? क्या पिरिडीन में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हो सकता है क्या? और क्या एनिलीन में हो सकता है क्या? क्यों? नाइट्रोजन रिंग में नहीं है, बाहर है। तो इनका एस्टिमेशन है। क्वेश्चन देके पूछता है किसका नाइट्रोजन एस्टिमेशन केस डाल से नहीं कर सकते, इसका कर सकते हैं, उनका नहीं कर सकते, बाकी सबका कर सकते हैं, इनका नहीं कर सकते बस। अरे बोलो। और डाइजोनियम में कई बार पूछता है क्यों नहीं करता? क्योंकि हीट करते नाइट्रोजन भाग जाती है, N2 भागी जाती है। अरे बोलो। समझा क्या? तो इनको डूमा से कर सकते हैं, ठीक है। अरे बोलो केस डाल से नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन पूछता है बेटा हर बार। आगे बात समझ में? चलो जी। हाँ बोल। लिखना है लिख लेना, बाद में आराम से क्या टेंशन ले लिख ले फटाफट। मैं 3 तक गिन रहा हूं, 3। नेक्स्ट है बेटा हेलोजन के लिए। ये जो केरियस मेथड है ये हेलोजन के लिए भी और सल्फर के लिए भी है। ध्यान रखना किन किन के लिए? हेलोजन और सल्फर, दो के लिए। हेलोजन और केरियस मेथड किन के लिए? हेलोजन के लिए भी और सल्फर के लिए। हेलोजन के लिए क्या कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लो। क्या लो बेटा? और ऑर्गेनिक कंपाउंड में AgNO3 डालो। क्या डालो? सारा। अगर इसमें कोई हेलोजन हुआ तो AgX के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। किसके रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा? और केरियस मेथड इसलिए बोलते हैं, इस ट्यूब का नाम केरियस ट्यूब होता है, बाकी हमें कोई मतलब है नहीं। अरे बोलो। अब न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है बेटा अपने पास में? कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वजन है 0.15 ग्राम। कितना है बेटा? 0.15 ग्राम। कहता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन ने क्या किया बेटा? AgNO3 डाला, और AgNO3 डालने से हमें पता है AgX ही मिलेगा, और वो 0.12 ग्राम मिला। 0.12। तो हमें इस AgX का वेट मिल गया, और AgX में AgBr बोल रखा है। क्या बोल रखा है? AgBr। तो AgBr का वेट दे दिया इसने, और हमें AgBr का वेट दे दिया तो आपको पता है हम AgBr का मोल निकाल देंगे। तो एक चीज बड़ा ध्यान रखना, फ्लोरीन का मोलर मास कितना है? 19। क्लोरीन का कितना? 35.5। ब्रोमीन का होता है 80। याद रखना बहुत आता है। आयोडीन का होता है 127 और Ag का 108। ये याद रखना सबके सब। क्लियर है? तो हमें पता है Ag का पता है, Br का पता है, तो सम करेंगे तो 188 हो गया। ये AgBr का मोल आ गया, तो मुझे बताओ क्या Br का मोल आ जाएगा? यही Br का मोल होगा। और जे Br का मोल आ गया तो क्या Br का वेट भी आ जाएगा? और Br का वेट आ गया तो क्या परसेंटेज वेट आ जाएगा? कई बार तो पूछा केरियस मेथड किन के लिए एप्लीकेबल है। अरे बोलो। हमें ऐसे भी लिख सकता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एलोजन का टेस्ट पढ़ाया था, लेसानी टेस्ट कराया था, तो लेसानी टेस्ट में क्या था कि एक कंपाउंड है जिसका हमने लेसानी टेस्ट किया, तो उसका लेसानी जो एक्सट्रैक्ट, जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में AgNO3 डाला, उससे येलो प्रिसिपिटेशन आई जो NH4OH में नहीं घुलती। फिर उसका केरियस मेथड किया, उससे हमें 0.12 ग्राम मिला।
तो बताओ यहाँ AgBr लेना चाहिए कि AgI? AgI, क्योंकि वो NH4OH में नहीं घुलता, तो आपको खुद पता करना पड़ेगा AgI है, फिर ही तो कर पाओगे सब कुछ। दोनों को मिलाया जा सकता है ना। पहले आप पता करो ये बना के, अभी तो उसने लिख दिया AgBr है, अगर वो ऐसे लिखे कि येलो प्रेसिपिटेशन NH4OH में नहीं घुलता, इसका मतलब वो सारा का सारा AgI है। तो AgI बार फिर AgI के हिसाब से सोल्व होगा, और फिर I का वेट आएगा, किसका वेट आएगा? चमका क्या? नेक्स्ट वन है सल्फर का एस्टिमेशन। क्या है बेटा सल्फर का? सल्फर का एस्टिमेशन क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है बेटा आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसी कैरियस ट्यूब में हीट करते हैं जो इसके लिए थी, दोनों के लिए ये मेथड। तो इसमें हम सोडियम Na2 ऑक्साइड डालते हैं, क्लियर है, या फिर क्या डालते हैं फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिक सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जितना सल्फर इसमें होता है वो H2SO4 की फॉर्म में लिबरेट होता है, किसकी फॉर्म में लिबरेट होता है, और इसमें डालते हैं बेरियम क्लोराइड, क्या डालते हैं, जिसके कारण सारा का सारा सल्फर बेरियम सल्फेट बन जाता है, सारा का सारा सल्फर क्या बन जाता है, क्या चीज चमकी क्या, और ये सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर बेरियम सल्फेट बन गया। बस आगे तो क्वेश्चन है, आगे तो क्या है क्वेश्चन, ये चीज समझ में आएगा। इतने से पूछेगा क्यूरियस मेथड किन के लिए, हेलोजन के लिए भी और सल्फर के लिए। तो ऐसे पूछता है क्यूरियस मेथड में हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सोडियम ऑक्साइड या फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड डाला, उसके बाद जो कंपाउंड बना उसमें बेरियम क्लोराइड डाला, बताओ क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। अरे बोलो। और उस क्यूरियस मेथड में क्या है बेटा, ट्यूब दोनों की सेम होते थे, दोनों क्यूरियस मेथड बोलते हैं, इसमें क्या है AgNO3 डालते हैं, क्या डालते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है कि एक सल्फर एस्टिमेशन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या है बेटा, ऑर्गेनिक है कंपाउंड जिसका वजन 1.57 ग्राम है, इस कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव बेरियम सल्फेट, क्या देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेरियम सल्फेट देता है जिसका वजन 0.4813 ग्राम है। तो क्या हमें इसका वेट दिया हुआ है, तो क्या हम इसका मोल निकाल लेंगे, 0.4813 डिवाइड बाई इसका मोलर मास, तो मोलर मास अपन देख लेते हैं सीधा 233 है, तुम तो कैलकुलेट ही करोगे, तो इसके मोलर मास से हमने क्या कर दिया डिवाइड। अरे बोलो, याद रखना बेटा इनका मोलर मास, बेरिलियम का मोलर मास 137 होता है, वहां आएगा याद नहीं होगा, कितना होता है 137, याद रखेंगे सबके सब, क्योंकि वहां नहीं लिखा आएगा बेटा एग्जाम में। तो 233 से डिवाइड किया, क्या आ गया मोल, क्या आ गया, और जे इसका मोल आ गया तो क्या वेट ऑफ सल्फर आ जाएगा 0.4813 डिवाइडेड बाई, सॉरी मोल ऑफ सल्फर आ जाएगा, यही मोल ऑफ सल्फर है तो वेट ऑफ सल्फर आ जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई कर दें 32 से, और जे वेट आ गया तो परसेंटेज आया बेटा, याद रखना बेटा, क्या याद रखना 137, चमका क्या। नेक्स्ट वन है फॉस्फोरस का एस्टिमेशन, किसका एस्टिमेशन है, फॉस्फोरस का एस्टिमेशन कुछ नहीं इसका लैब टेस्ट ही है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हमने किसके क्या डाला बेटा, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड डाला, नाइट्रोजन पेरोक्साइड डाला, नाइट्रोजन पेरोक्साइड डालने से हमें पता है सोडियम फॉस्फेट मिलता है, उस सोडियम फॉस्फेट को हमने क्या डाला HNO3 क्या डाला, इससे हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, और उसमें हमने अमोनियम मोलिब्डेट डाला, क्या डाला अमोनियम में, उससे हमें अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट मिलता है, इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, सीधा पूछता है अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट कौन सा इनमें से, क्लियर है, और अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट मिल गया हमें, और जे मुझे अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट का वेट देगा, क्या देगा, तो जैसे मान लो आपको कहा कि W ग्राम अमोनियम फोस्फो क्या बोलते हैं इसको मोलिब्डेट मिला, तो आप इसको मोलर मास से डिवाइड करोगे बेटा, जैसे डिवाइड करोगे कि इसके क्या आ जाएंगे मोल, जो इसके मोल होंगे वही किसके मोल होंगे फॉस्फोरस के, और जो फॉस्फोरस के मोल मिल गए तो वेट भी मिल जाएगा। अब ये याद रखना एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट में कितने फॉस्फोरस होते हैं, एक, क्या अच्छा करीब बताया था मैंने, तो ठीक है याद रखना फिर से, और बोलो कोई दिक्कत है, सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं सीधे क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास में ऑक्सीजन का एस्टिमेशन, किसका है बेटा, इस ऑक्सीजन के एस्टिमेशन का आपने न्यूमेरिकल तो नहीं दिया, क्या नहीं दिया, न्यूमेरिकल तो नहीं कर दिया हुआ है, तो इसका न्यूमेरिकल नहीं दिया फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। देखो इसका सिंपल सा है कि परसेंटेज ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली फाउंड बाय डिफरेंस बिटवीन द टोटल परसेंट कंपोजिशन एंड द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट, बड़ा अजीब सा मेथड है, अपन सीधा सीधा पढ़ते हैं, अपने को कुछ नहीं बेटा, ये कंपाउंड अपने पास क्या है कंपाउंड, उसको अपन हीट करते हैं, क्या करते हैं इस तरह से हीट करते हैं सारा का सारा ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाए O2 में, किसमें कन्वर्ट हो जाए O2 में, मतलब अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन हीट करते हैं, क्या करते हैं हीट, तो हीट करने से सारा सारा ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट होगा, और इस O2 की जितनी है उसकी हम कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं कार्बन से, और इस तरह से कराते हैं सारा सारा ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड में, किसमें कन्वर्ट हो जाए,
मतलब कार्बन की एक्सेस रखते हैं ताकि वो सारा का सारा, ज्यादा कार्बन होगा ऑक्सीजन कम होगा तो सारा का सारा क्या जलेगा, तो सारा कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन है मोनोऑक्साइड। और उस कार्बन मोनोऑक्साइड की अपन रिएक्शन कराते हैं I2O5 के साथ में, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इससे हमें सारा का सारा I2O5 से रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, I2+A 5CO2। हमें क्या मिलता है, I2+A। ये रिएक्शन याद रखना, ये रिएक्शन क्या रखना याद, कि ऑक्सीजन सीधे रिएक्शन पूछ लेगा I2+O5+CO रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो ये पूछ सकता है। अब हमें क्या देगा बड़ा ध्यान से, ऑन मेकिंग अमाउंट ऑफ CO प्रोड्यूस इन द इक्वेशन A इक्वल टू द अमाउंट ऑफ CO प्रोड्यूस इन इक्वेशन B, एक सेकंड, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन, जो भी ये नोटिंग किया तो लिबरेट फ्रॉम द कंपाउंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका न्यूमेरिकल नहीं दे रखा किसने, हाँ। अब आपको क्या करेगा, वो CO2 का मास देगा, किसका मास देगा, तो क्या CO2 के मास से आप CO2 के मोल निकाल लोगे, और जे आपको CO2 के मोल आ गया तो क्या यहाँ से आप CO के मोल निकाल लोगे, अरे बोलो, और जो CO के मोल होंगे वही CO के मोल ऊपर होंगे, अरे बोलो, और जे CO का मोल निकाल लिया तो आप क्या ऑक्सीजन का मोल निकाल लोगे, अरे बोलो, और जो ऑक्सीजन के मोल होंगे फिर आप ऑर्गेनिक ऑक्सीजन का वेट निकाल लोगे। समझ में आ गई सुन के, अरे बोलो, रिएक्शन बैलेंस है, इसका कोई न्यूमेरिकल दिया नहीं है। आगे बात सबको समझ में, तो ये था बेटा आपका लैब टेक्निक और प्यूरिफिकेशन वाला, और इन तीनों में पार्ट्स में से एक नया क्वेश्चन आएगा। तो आपको एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है साल्ट हाइड्रोलाइसिस, तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस को अपन ने ऑलमोस्ट हटा दिया है, बस उसका एक स्टेप बचा है, वो अपन करेंगे फेब लास्ट में। जो केटाइन एनाइन का रेडिकल टेस्ट है वो बहुत बड़ा भी है, और उसको सबसे लास्ट में लेंगे ताकि याद हो जाए, अरे बोलो। तो अपन ने मोस्ट ऑफ पार्ट को क्या कर लिया, वो साल्ट हाइड्रोलाइसिस वाले में से 90%, 40-50% तो मैंने चैप्टर के बीच में पढ़ा दिया था, कुछ टाइट्रेशन में पढ़ा दिया था, और कुछ यहाँ पढ़ा दिया। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, भाई मोस्ट ऑफ जिसमें टेस्ट थे, जो लैब टेस्ट थे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थे, तो मैंने ऑर्गेनिक में करवाता गया, टाइट्रेशन आपको रेडॉक्स में पढ़ा दी थी, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे हो गया। अब बस बचा उसके अंदर वो केटाइन है, 4 केटाइन 4 एनाइन, बस वो रटवाने। आगे बात समझ में, चलो जी।